हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज फिर से मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर लेकर के आया हूँ। आज बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शन का रेट अफेक्ट होता है, कौन कौन सा फैक्टर के कारण अफेक्ट होता है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपका फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी आपका रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या वो उस पर आपका कैसे डिपेंड करेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका है फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी आपका रिएक्टेंट का क्या फिजिकल साइज है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर एंड आपका लास्ट में क्या आपका कैटलिस्ट। तो इन सारे फैक्टर पे क्या होता है आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब कैसे कैसे डिपेंड करता है तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को एंड नोट भी कीजिएगा। देखिए, फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के फिजिकल साइज पे, फिजिकल साइज समझ में तो आता है ना आप लोगों को। मीन सबका क्या है, सॉरी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो आपका रिएक्टेंट्स आपका यदि गैसेस नेचर का होगा, तो उसका आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके लिए आपका क्या होगा, रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड आपका फिर आपका क्या होगा लिक्विड के लिए एंड फिर आपका सॉलिड के लिए। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपका रेट डिक्रीजेज। ठीक है, आपका क्या होगा कि गैसेस होगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, ज़्यादा होगा, रेट सबसे ज़्यादा होगा। उसका आपका क्या होगा लिक्विड के लिए, उसका सॉलिड के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के पास क्या होता है, आपका ज़्यादा एनर्जी होता है। और आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया हूँ कि आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट को उसको एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका क्या होगा जी, उसका रेट आपका फास्टर होगा। तो गैसेस रिएक्टेंट के पास आपका एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए आपका क्या कर सकता है, ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए आपका फास्टर रेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आप लोग देखे थे फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स। फिजिकल साइज की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स easily participate in the रिएक्शन। मतलब आपका क्या होगा, ओवरऑल आप बोल सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट्स फास्टर विल बी द रिएक्शन। ठीक है, आपका क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके लिए आपका क्या होगा, रिएक्शन आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिएगा इसी में, एंड यहाँ पे लगा सकते हैं वाइस वर्सा लगा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि जितना आपका छोटा रहेगा साइज पार्टिकल का, उतना ज़्यादा क्या होगा, जबकि यहाँ पे आपका फास्टर रिएक्शन होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि छोटे रहने से आपका क्या होता है ना, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आपका पार्टिकल्स का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, सरफेस एरिया आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक एक एटम क्या कर सकता है, आपका दूसरे किसी एटम के कॉन्टेक्ट में आ सकता है ऐसे में। ठीक है, बात समझ आ रही ना, जितना ज़्यादा छोटा होगा आपका पार्टिकल्स का साइज, ऐसे में आपका क्या होगा, एटम्स का जो इंट्रैक्शंस होगा वो दूसरे रिएक्टेंट के एटम्स के साथ उसका इंट्रैक्शंस आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। थर्ड पॉइंट आपका है केमिकल नेचर
केमिकल नेचर की बात करते हैं तो केमिकल नेचर में क्या होता है ना, आपका रिएक्टेंट के केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है आपका रेट, ठीक है, रेट। तो रेट आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा केमिकल नेचर पे, कैसे डिपेंड करेगा तो देख लीजिएगा आप लोग। CH4 की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद आपका बनाता क्या है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं CO की, एंड ये कंबाइन करके आपका CO2 बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ से देखिएगा आप लोग कि CH4 में कितना बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका ओवरऑल 4 बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है, कोई डाउट है। यहाँ पे आपका ओवरऑल, या फिर आप दूसरा एग्जांपल कोई ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं, चलिए इस तरह का कुछ ऐसा आपका रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग देखिएगा, कुछ ऐसा रिएक्शन ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका ओवरऑल 4 बॉन्ड का आपका ब्रेकिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए तो कितना बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, जबकि 3 बॉन्ड का आपका ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड का टूटा है, यहाँ पे कितना बॉन्ड टूटा है जी, 4 बॉन्ड टूटा है। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, मीन्स इसको टूटने में आपका ज़्यादा टाइम भी लगा होगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड्स आर रिप्चर, यहाँ पे आपका कितना हुआ है, 3 बॉन्ड्स आर रिप्चर। कोई डाउट है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, 4 बॉन्ड रिप्चर हुआ, यहाँ पे 3 बॉन्ड रिप्चर हुआ है। तो जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड रिप्चर हुआ वहाँ पे आपका टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना, कोई डाउट है। तब का क्या होगा, ये वाला जो आपका रिएक्शन होगा, ये जो आपका रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन ये आपका क्या होगा जी, फास्टर रिएक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजिली, बहुत ही ज़्यादा आपका जल्दी हो जाएगा। एंड ये आपका क्या होगा, जब का स्लोअर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया ना कि जहाँ पे ज़्यादा बॉन्डिंग का रिप्चर होगा, ब्रेकिंग होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा जी, रेट आपका स्लोअर होगा। एंड जहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका कम बॉन्डिंग का आपका रिप्चर होगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रेट आपका फास्टर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर रिप्चर slower will be the rate and vice versa, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है ना, एकदम क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे आपका ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्डिंग का ब्रेकिंग होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, रेट आपका स्लोअर होगा। एंड जहाँ पे आपका क्या होगा, कम बॉन्डिंग का ब्रेकर होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा, रेट जो होगा आपका वो फास्टर होगा, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की ओर। कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, आप लोग जानते हैं रेट के बारे में जानते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर रेट इक्वल टू, आप लोग समझ रहे हो इस बात को, इक्वल टू के, यहाँ पे के जो हो गया आपका रेट कांस्टेंट हो गया, सी यहाँ पे सी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एन जो हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई डाउट है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जब n इक्वल टू 0 होगा, तो n इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, रेट इक्वल टू तो क्या होगा आपका माइनस dx/dt इक्वल टू आपका क्या हो गया, जब का k हो गया, ठीक है। इस केस में आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस की बात कर ली, हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। तो n पॉजिटिव होगा आपका, n आपका पॉजिटिव होगा, तो ऐसे केस में आपका क्या होगा जी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोग बात कर लेते हैं n लेस देन 0 की, तो रेट जो होगा आपका वो रेट क्या होगा, माइनस dx/dt इक्वल टू
के और सी का होल पावर माइनस एन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इस केस में देख लीजिए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे जो रेट हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो देखिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव है, तो मान लीजिए 2 का, ये मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, n का वैल्यू मान लीजिए 2 होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। यदि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, 3 कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 हो गया, तो आपका रेट तो बढ़ा ना। ठीक है, 4 सबका 9 हुआ ना, कोई डाउट है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, n का वैल्यू आपका 2 है, मीन्स आपका -2 हो गया, ओवरऑल -2 है। तो अब देखिए तो 2 यहाँ पे डालेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मान लीजिए 2 डालेंगे, तो 2 का पावर -2 मतलब 1/4 हुआ, 1/4 हुआ। ठीक है, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 3 डालते हैं तो क्या हुआ, 3 का पावर -2 मतलब आपका क्या हुआ, 1/9 हुआ। तो 1/9 छोटा 1/4 बड़ा, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे। अरे आपका जब भी पावर नेगेटिव में हो गया मतलब समझ जाना है कि यदि बेस को बढ़ाएंगे तो आपका क्या ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इस केस में आपका क्या हो गया, रेट जो हो गया जी, रेट जो हो गया आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, याद रखिएगा। इस केस में आपका क्या हुआ, रेट जो हो गया आपका, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन का। एंड इस केस में आपका क्या हो गया जी, इस केस में इंडिपेंडेंट ठीक फ्रॉम डेल्टा सी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। कोई डाउट है, एकदम बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन को, बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपका रेट डिक्रीज करेगा। एकदम क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, टेम्परेचर पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, रेट को बहुत ही अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, बात कर लेते हैं टेम्परेचर से कैसे कैसे अफेक्ट होता है। तो देखिए तो आपका क्या होगा, हम लोग इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन रेट जो होगा आपका जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो रेट भी इंक्रीज करेगा। एकदम बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। फिर सेकेंड रिएक्शन के लिए बात करते हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन समझ रहे हैं ना, जब आपका सिंगल स्टेप में हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो रेट may be decreases with टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मे भी डिक्रीज कर सकता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। एकदम बात समझ आ रही है ना। आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, रेट आपका इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है मे बी डिक्रीजेज। एकदम बात समझ में आ रही है ना आपका, मे बी डिक्रीजेज मतलब आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट आपका है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो आपका क्या होगा जी, रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा आपका टेम्परेचर के साथ। ठीक है, रेट का जो आपका वैल्यू होगा जी वो आपका इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। तो आपका इतना सारा आपका पॉइंट निकल करके आता है टेम्परेचर के साथ रेट का। अब देखिए इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा आपका टेम्परेचर के साथ रेट का। ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आपका
यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ये आपका इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपका रेट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। किसी भी आपका रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, वो रेट भी इंक्रीज करेगा। एंड रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपका रेट कांस्टेंट, इस चीज़ को अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए बताते हैं आप लोगों को कि कैसे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंड्स रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए देखिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करेंगे। आप लोग को पिछली क्लास में बताया गया था, हमें सबका लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, वहाँ पे जाकर के देखिएगा कि आपका म्यू क्या है आपका, ये आपका है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स है। तो म्यू इक्वल टू होता है के T2 + 10 डिग्री बाय के T1, ठीक है, ये आप लोग को बताया गया था, याद होगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, मान लीजिए टी टेम्परेचर पे आपका क्या है, रेट कांस्टेंट के है, ठीक है, एंड टी 10 प्लस मतलब T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या है, रेट कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो आपका इसका जो रेशियो होगा जी, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। मीन्स आपका इसी के रेशियो आपका क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है, इसी का आपका रेशियो क्या होता है, आपका म्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ हम आपको यहाँ पे बताते हैं, इसको हम लोग रिलेट करके बताते हैं, ठीक है। ये आपका समझ रहे हैं आप लोग, इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, विथ एवरी राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट कांस्टेंट increases by 2 or 3 times, ठीक है, 2 या फिर 3 टाइम्स में आपका क्या होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है जब आपका क्या होगा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप राइज कराएंगे, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका क्या करेंगे, राइज कराएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इसको रिलेट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर से, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर बात कर लेते हैं। लेट T1 एंड T2 बी टू डिफरेंट टेम्परेचर फॉर विच रेट कॉन्स्टेंट्स आर T1 एंड T2, ठीक है। अब देखिए तो सॉरी KT1 एंड KT2, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे ऐसा KT1 मतलब सॉरी KT2 बाय KT1 इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे देखिए ये आपका अलग अलग टेम्परेचर है T2, ठीक है, T2 T1 अलग अलग टेम्परेचर है, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा आपका वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है 20 का डिफरेंस होगा दोनों के बीच का, T1 एंड T2 के बीच का डिफरेंस जो आपका होगा हो सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, हो सकता है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, हो सकता है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। बट आप तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को जो डिफाइन किए थे वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे ना,
10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफाइन किए थे, तो आपका क्या होगा, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जब डिफरेंस था तभी आप डिफाइन किए थे टेम्परेचर कॉफिशिएंट को। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है कि दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ है, तो हमको तो नहीं पता है कि दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। अरे T1 T2 अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और इसमें 10 से डिवाइड दे देंगे। क्यों दिए हैं, क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आपका राइज पे था। यहाँ पे देखिए तो हम लोग इसको उसी चीज़ से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अभी जो जस्ट पढ़े थे हम लोग, ऐसा कुछ पढ़े थे म्यू। अब देखिए तो दोनों के बीच का आपका डिफरेंस जो है, देखिए इसका आपका टेम्परेचर T है, इसका आपका टेम्परेचर कितना है, जब का T+10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। तो यहाँ पे तो आप ऐसा तो कुछ लिख सकते थे ना, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर और बाई 10। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली ये कट जाता, फिर आपका 10/10 भी आपका क्या होता, 1 आता, तो म्यू का पावर 1 है ना। तो ये जो आपका ये जो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है जी, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें क्या कैसे से डिवाइड कर देंगे, जब लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तब आ रहा है। एकदम बात क्लियर है ना। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे भी आपका इसी तरह का कुछ अप्लाई करना होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि T2/T1 इक्वल टू म्यू डेल्टा T/10। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे विथ बेस E, या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, विथ बेस 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा T/10। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, ऐसा कुछ आ गया है ना, KT2/KT1, और इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं एंटी लॉग। ठीक है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू यही आपका क्या होगा, 2 से लेकर के एंड 3 के बीच में लाई करेगा। इसका रेंज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेंज समझ रहे हैं ना। इसका जो वैल्यू होगा KT2/KT1 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, जब का 2 से लेकर के एंड 3 के बीच में आपका लाई करेगा। कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर है ना। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं इसी में। इसी टॉपिक के अंदर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, आर्हेनियस आपका एक इक्वेशन को सजेस्ट किए थे। आर्हेनियस सजेस्टेड equation for the rate constant with temperature डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता हुआ आर्हेनियस एक आपका रेट कांस्टेंट को सजेस्ट किए थे। देखिएगा, आपका ये फॉर्मूला इस तरह का दिए थे, आप लोग को पता होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ। क्या बताया था जी, याद होगा आप लोग को, मैंने इस तरह का बात बताया था, F = E⁻⁻ जस्ट प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे बताए थे। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, दोनों तरफ आप A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A एंड F मिल करके आपका K बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तब का ये K = इतना बताए थे। ठीक है, यहाँ तक के लिए है ना, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, ये आपका जो हो गया ना, ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया, ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया। ए जो हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, ई जो आपका है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, बता ही चुके हैं आप लोगों को अच्छी तरह से।
प्रीवियस लेक्चर में। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको। केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ डेरिवेशंस करते हैं हम लोग। देखिएगा अभी जस्ट हम लोग देखें k इक्वल टू क्या क्या था जी आपका, a e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए ऐसा कुछ होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। इस दोनों के बीच में आपका क्या है, मल्टीप्लाई है, ए एंड ई के बीच में, तो मल्टीप्लाई है तो आपका क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉग ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके बीच में ये इधर लॉग के है, ठीक है, विथ बेस ई, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एंड इधर आपका 1/t है, टेम्परेचर है 1/t। ठीक है, 1/t हम लोग ले लिए, टी नहीं लिए। ठीक है, तो 1/t टेम्परेचर है। देखिए तो ये जो है आपका ये तो कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका किसकी तरह काम करेगा, आपका इंटरसेप्ट के तरह, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो आपका होगा, अरे आप इसको रिलेट कर लीजिए ना, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ऐसा तो c आपका किसके बराबर होगा, इसके बराबर, जो कि आपका इंटरसेप्ट होता है। m किसके बराबर होगा आपका, इसके बराबर, जो कि आपका क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और x तो समझ ही रहे हैं, x आपका क्या होगा 1/t। ठीक है, y आपका क्या होगा जी, y इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत है आ रही बात में ना। अब यहाँ पे देखिए तो इसका आपका ग्राफ कैसा होगा जी, इसका ग्राफ बिल्कुल आपका इस तरह करके होगा। यहाँ पे ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो मिला है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेप्ट, तो ये आपका क्या होगा जी, ये इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग a विथ बेस e। स्लोप की बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है जी, माइनस ई ए बाई आर। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोग बुक में तो पढ़े माइनस ई ए बाई 2.303, तो आपको जब 10 बेस पे लेंगे, बेस जब 10 रहेगा तो आप उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी 2.303 से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है, यहाँ तक की दिक्कत है, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, एक वेरिएशंस निकल करके आया। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसी तरह देखिएगा आपका यहाँ पे कुछ मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और भी रिलेट करके बता रहे हैं, देखिएगा। देखिएगा इसको, अब देखिए दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। ऐसा कुछ हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस साइन इधर लाएंगे तो आपका क्या होगा, आर्गुमेंट बेस आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखिए तो एक लॉग का बताया था, आप लोगों को रूल बताए थे, लॉग m/n होगा विथ बेस समथिंग कुछ भी रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको। आप यदि माइनस साइन ऐसा रहेगा तो आप लिख सकते हैं,
या जो कुछ भी पावर रहेगा, मान लीजिए आपका p पावर है तब कुछ ऐसा लिख सकते हैं m/n का होल पावर p, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपका यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है। उसी तरह मान लीजिए आपका क्या होगा, इसके प्लेस में माइनस रहेगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। तो माइनस लगाएंगे तो आपका क्या हुआ, m/n का होल पावर -1, तो इसका मतलब का क्या होगा, लॉग -1 में सबका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपका होगा तो इस तरह का हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन है, हम लोग इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ही माइनस से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपका इधर जाएगा इसके पास तो इसको उलट देगा, ये माइनस माइनस सबका प्लस हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए इस तरह का वेरिएशंस आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ log a/k विथ बेस e, यहाँ पे आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर 1 बाई टेम्परेचर नहीं, देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा आपका E/A हो गया, सॉरी E/R हो गया, ठीक। तो इसका जो आपका ग्राफ हो जाएगा वो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अरे इन्वर्स वेरिएशन है ना, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका x, कैसा ग्राफ बनता है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ आपका निकल करके आ जाएगा। एकदम क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड इसी में बात कर सकते हैं आप, इसी में आप यदि बात करेंगे 1 बाई टेम्परेचर की, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग log a/k, ठीक। एंड यहाँ पे 1 बाई टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका ग्राफ आपका बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हो जाएगा इस तरह का, ठीक है, ओरिजिन से पास करता आपका ग्राफ हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे 1/t है ना, तो 1/t का डायरेक्ट वेरिएशन इसको माना जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी देखिए हम लोग रिलेट करके बताते हैं आप लोग को। देखिए फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, दो अलग अलग टेम्परेचर पे बात करते हैं तो आपका क्या होगा जी, रेट कांस्टेंट R K1 एंड K2, KT1 एंड KT2, ठीक, कोई डाउट है। चलिए या फिर K1 K2 कर देते हैं, थोड़ा सा लिखने में मुझे आसानी होगा। अब देखिए तो K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, A E, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2, देखिए K1/K2 करते हैं तो क्या होगा आपका, A कैंसिल हो जाएगा तो E का पावर EA/R T1 डिवाइडेड बाय, अरे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा कुछ हुआ। अब देखिए तब का यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देख लीजिए तब का क्या होगा, K1 बाय ये क्या हो जाएगा आपका E का पावर ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए तो इसको क्या करते हैं, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग विथ बेस 10, इस बार विथ बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो बुक में दिया हुआ है उसको लेकर के मुझे चलना होगा, तभी तो आप मैच करा पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डाटा मैच कराते रहते हैं कि सर मैच नहीं कर रहा है फार्मूला, आप जो लिखे हैं वो आपका अलग है, बुक में अलग है, आप गलती बता दिए, ऐसा भी बच्चे लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा
EA/R। देख लीजिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। इसका वैल्यू होता है 1/2.303, ठीक है, एंड इसका वैल्यू होता है आपका 2.303। ये आप लोग एकदम याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2.303, 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से हम लोग कुछ, बस ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से आप मान लीजिए रेट कांस्टेंट वगैरह सब कुछ रहेगा पता, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। आपको टेम्परेचर रहेगा पता, रेट कांस्टेंट रहेगा पता आपका T1 T2 पे, तो यहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। या फिर आपका एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहेगा, टेम्परेचर रहेगा दिया हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, किस दोनों में से कोई भी आपका एक रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपका इस तरह का आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आपका किस किस तरीके का होता है। देखिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसान एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट विथ टेम्परेचर, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो आपका टेम्परेचर जो होगा, रेट मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर आपका इधर होगा। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन के लिए जनरली क्या होता है ना, आपका ये इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज एकदम लीनियरली करेगा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं फॉर एक्सप्लोसिव रिएक्शन। एक्सप्लोसिव रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो देखिएगा आप लोग क्या होगा, रेट जो होगा आपका वो कुछ दूर तक एकदम बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा, कुछ दूर तक। फिर आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद, सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपका रेट अचानक से आपका इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका एक शार्प कॉर्नर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, एक शार्प कॉर्नर मिलेगा, ठीक है, शार्प कॉर्नर मिलेगा, अचानक से आपका क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका होता है एक्सप्लोसिव रिएक्शन। जिस टाइम में ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, कब का टेम्परेचर है, एट एक्सप्लोसन, ठीक है, एक्सप्लोसन के टाइम इसका रेट अचानक से इनहेंस कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है ना आपका, कि जो रेट होता है, देखिएगा रेट जो आपका होगा वो कुछ दूर तक आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, कब तक जी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, एंड देन आपका डिक्रीज करेगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका क्या होता है कि जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में वो 45 डिग्री तक ही आपका क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखे होंगे आपको जी मिचलाने लगेगा, आपको वोमिटिंग सा फील होगा, आपको चक्कर आएगा, आपको फीवर लगेगा। देखे होंगे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पे जैसे 45 से एबव जाता है, तो ऐसे में आपका क्या होता है कि बिल्कुल आपका क्या होता है, बॉडी में आपको बहुत अलग अलग तरह के आपका डिहाइड्रेशन होने लगता है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है आपके बॉडी में। बिल्कुल इसी कारण से होता है आपका, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है वो आपका बिल्कुल आपका रिड्यूस होने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। एंड आपका आफ्टर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते आपका जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है वो बिल्कुल आपका क्या होता है, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मीन्स आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपके बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे, ठीक है, आप मर जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आपका जो होगा आफ्टर 70 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल आपका क्या होता है,
सॉरी आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है वो सब का सब स्टॉप्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, फोर्थ ग्राफ की। देखिएगा ये आपका ग्राफ है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन की। कार्बन की ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका इसके लिए ग्राफ आपका बिल्कुल इस तरह करके होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या होता है, इस तरह का ग्राफ आपका क्रिएट होता है। ठीक, फिर देखिए हम लोग लास्ट की बात करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लास्ट ग्राफ की बात कर रहा हूं। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NO, इसका आपका बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन आपका डिक्रीज करता चला जाएगा, इस तरह का। इसके लिए ग्राफ आपका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा जी, ग्राफ बिल्कुल डिक्रीज करता चला जाएगा। तो आप इस तरह का वेरिएशंस देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए कैटलिस्ट, ये आपका F मीन्स लास्ट है। अब देखिए कैटलिस्ट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, और सेकंड आपका होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है ना, ये क्या करता है, देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का आपका वर्क क्या होता है, वर्क की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या करेगा जी, रिड्यूसेस EA, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा जी, आपका इंक्रीजेज EA। ठीक है, कोई डाउट है? आपका क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा EA को। तो बात साफ है। आप इसके लिए ग्राफ देखेंगे, एकदम गौर से आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके लिए ग्राफ देखेंगे, ये आपका क्या है, रेट है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है, ये आपका रिएक्शन कोर्स है, रिएक्शन कोर्स है। तो आप लोग देख चुके हैं इससे पहले ग्राफ, किस तरह का ग्राफ बनता है, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनता है ना, बिल्कुल आपका क्या होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। अब देखिए तो आपका क्या होगा, तो ये आपका क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है ना, ये आपका क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। देख लीजिएगा आपका यहाँ पे, ये रहा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये रहा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ये आपका कब है जी, ये आपका कब है, जब आपका कैटलिस्ट अब्सेंस है। अब देखिए जब कैटलिस्ट आएगा तो क्या करेगा जी, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। जब कैटलिस्ट आएगा तो इसके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देगा। तो ये रहा आपका देखिए, ये जो है आपका ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला ये आपका क्या है जी, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी कब है आपका जी, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया हुआ ग्राफ किसके लिए, जब आपका अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के लिए। एंड जो आपका ब्लैक लाइन से दिखाया गया है, ब्लैक लाइन से, ठीक है, ब्लैक लाइन से जो दिखाया गया है, ये आपका EA है, किसके लिए जी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों के केस में आपका ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, आपका रिएक्शन का जो ओवरऑल एनर्जी होगा वो बिल्कुल आपका क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, बस आपका किसको करेगा जी, एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या किया, जब का एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम किया तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या करेगा जी, रिड्यूसेज एक्टिवेशन एनर्जी, और आपका क्या होगा, रिएक्शन आपका क्या होगा, फास्टर होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा जी, रेट इंक्रीजेज, रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए इस केस में बात करते हैं हम लोग, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, हम लोग अब निगेटिव कैटलिस्ट के लिए बात करते हैं। देखिएगा आप लोग, इस केस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो रेट आपका क्या होगा जी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो रेट आपका क्या होगा जी, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में देखिएगा ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका क्या है जी, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ये आपका क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो इसके लिए देखिएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा यही है, EA। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब देखिए तो अब क्या करेंगे, कैटलिस्ट को लाएंगे। ये आप समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, एनर्जी है। ये आपका क्या है, रिएक्शन कोर्स है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट लाएंगे, तब बिल्कुल आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ही इंक्रीज कर जाएगा। देख लीजिए आपका ये आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, एंड ये जो आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा कब, जब आपका क्या है जी, कैटलिस्ट प्रेजेंट है। ये आपका क्या है जी, जब आपका कैटलिस्ट अब्सेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं A, यहाँ पे इसको P दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओवरऑल समझ गए, दोनों का कहानी समझ गए ना, एकदम कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब देखिए तो आपका इस केस में देखिए, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहा है ना, तो आपका रेट कांस्टेंट भी आपका क्या होगा, चेंज करेगा ही। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, नोट आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कर देते हैं यहाँ पे फिर से। देखिए लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द reaction in presence of catalyst is equal to E, P ले लेते हैं। ठीक है, and absence of catalyst, इसको हम लोग ले लेते हैं EA। इस केस में आपका रेट कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट कांस्टेंट को Kp ले लेते हैं। इस केस में आपका रेट कांस्टेंट को हम ले लेते हैं Ka। ठीक है, कोई दिक्कत है? सेम टेम्परेचर की बात करते हैं, एट सेम टेम्परेचर। देखिए तो Kp इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, A e का पावर माइनस EP/RT। यहाँ पे Ka की बात करेंगे तो आपका A e का पावर माइनस RT, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, Kp/Ka इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, तो E का पावर क्या बचेगा आपका जी, EA/RT, सॉरी 1/,
आर टी ई ए माइनस ई पी। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर देखिए तब का क्या होगा, के पी बाय के ए इक्वल टू ई का पावर आर टी, और इसको डेल्टा ई लिख सकते हैं। डेल्टा ई आपका चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए आराम से। तो लॉग आपका के पी बाय लॉग के ए इक्वल टू बेस ई पे ले लिए हैं, तो वो आपका 1/RT डेल्टा ई बचा। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल कर के आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंथैल्पी निकाल सकते हैं। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जब आपका के पी एंड के ए रहेगा गिवन। तो ठीक है, तो यही आपका था फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहा है आपके रेट को, रेट ऑफ द रिएक्शन को। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा मॉलिक्युलरिटी एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए अच्छी तरह से। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग हमारे चैनल को, इफ़ आप नए हैं तो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुम्हारी इस एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। मेरी मुस्कुराहट तो तुमसे है कार्तिक। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं ही। अब may I? तुम्हारी इस एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। मेरी मुस्कुराहट तो तुमसे है कार्तिक। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं ही। अब may I? तुम्हारी इस एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। मेरी मुस्कुराहट तो तुमसे है कार्तिक। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं ही। अब may I?